जिस दिन मैं पैदा हुई मेरे दादाजी ने सबको फ़ोन करके बोला कि हमारे यहाँ एक लड़का हुआ है। सारे रिश्तेदार खूब खुशी से एक्साइटमेंट से घर आए कि मिठाई मिलेगी, मज़े करेंगे, और मुझे देख के महा डिसअपॉइंट हुए कि ये तो लड़की है, ये लड़की फेल हो जाएगी। मैं लिख के देता हूँ कि ये लड़की पक्का फेल हो जाएगी, इसे बीए पास में एडमिशन दिला दो। इमेजिन करिए आप एक बड़े पिक्चर हॉल में गए हैं, गरम गरम पॉपकॉर्न आपके हाथ में है, शाहरुख खान की नई पिक्चर लगी है, आप सुपर एक्साइटेड हैं। लाइट्स डिम हो चुकी हैं, आधा घंटा हो गया पिक्चर शुरू करे हुए, पर शाहरुख खान कहाँ है? वो तो आए ही नहीं। आप वेट कर रहे हैं, पर शाहरुख खान कहाँ है? आप वेट कर रहे हैं शाहरुख खान की एक धमाकेदार एंट्री का, उनकी बाहें खुले हुए पोज का, एक डिम्पल्ड स्माइल का, जो पूरे स्टेज को जगमगा देती है। पर अफसोस, शाहरुख खान आए ही नहीं। वो कहीं कोई एक साइड कैरेक्टर रोल प्ले कर रहे हैं, जिसमें उनके पास कोई खास डायलॉग्स भी नहीं है। कैसा लगा आपको ये? सरप्राइज्ड? अच्छा नहीं लगा? मज़ा नहीं आया? वेल, इमेजिन करिए अब आप अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ की स्टोरी में, पिक्चर के अंदर आप एक हीरो या हीरोइन का रोल प्ले कर रहे हैं, या फिर एक साइड कैरेक्टर का, जो बैक स्टेज में इनविजिबल सा है। मेरा नाम मेघा खेतरपाल है, और मेरी लाइफ की स्टोरी एक बैक स्टेज में इनविजिबल एक्टर से लेके, मेरे पब्लिक डिक्लेरेशन ऑफ फेलियर से लेके, आज एक बड़ी ग्लोबल कंपनी में एक फ्रॉड प्रिवेंशन एक्सपर्ट, एक सीनियर लीडर बनने तक की प्रूव करती है कि आपकी सीमा वही है जिसे आप एक्सेप्ट करते हैं। मेरी कहानी 40 साल पहले शुरू हुई थी, जब मैं पैदा हुई दिल्ली के एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में। जिस दिन मैं पैदा हुई मेरे दादाजी ने सबको फ़ोन करके बोला कि हमारे यहाँ एक लड़का हुआ है। सारे रिश्तेदार खूब खुशी से एक्साइटमेंट से घर आए कि मिठाई मिलेगी, मज़े करेंगे, और मुझे देख के महा डिसअपॉइंट हुए कि ये तो लड़की है। खैर, मेरे माता पिता ने मुझे काफ़ी प्यार दिया, पर 2.5 साल बाद हमारे घर में मेरा भाई आया। अब वो तो सचमुच लड़का था, तो उसे जो प्यार मिला और जो पैम्परिंग मिली, जो वो सेंटर स्टेज पे था, तब मुझे पता लगा कि मैं सेंटर स्टेज पे कभी नहीं थी। मैं बैक स्टेज पर एक इनविजिबल एक्टर ही थी। वहीं से मेरे दिल में एक 2.5 साल के बच्चे पे एक मिसिंग, लाइफ में मुझे कुछ मिसिंग सा फील होना शुरू हो गया, पर मैं बहुत छोटी थी उस फीलिंग को समझने के लिए। स्कूल हमारा दोनों का एक ही था। मेरा भाई स्पोर्ट्स में मेरे से बहुत आगे था, मैं पढ़ाई में उससे कुछ आगे थी। मैंने पहली बार ही रियलाइज़ करा जब मैं ग्रेड 5 में थी। मेरे मार्क्स आए 78% और मेरे भाई के आए 62%। मेरे माँ बाप मेरे भाई के मार्क्स को लेके बहुत एक्साइटेड थे। हमारे घर मिठाई आ रही है, सेलिब्रेशन हो रहा है, सब बहुत खुश हैं, और मेरे मार्क्स की कोई बात ही नहीं कर रहा। मैंने अपनी मम्मी को पूछा, क्या हुआ, मेरे मार्क्स ज़्यादा आए हैं और आपको उसके मार्क्स अच्छे लग रहे हैं? मेरी माँ ने मुझे बोला, बेटा तुम्हारे तो आते ही रहते हैं, उसके देखो कितनी मुश्किल से आए हैं, उसके आए हैं कितनी बड़ी बात है। तब मुझे लगा ये तो लाइफ में कुछ मेजर ही मिसिंग है। मेरी अचीवमेंट्स, मेरी सक्सेस, मेरे मार्क्स कुछ मैटर ही नहीं करते। मैं कभी सेंटर स्टेज पर आ ही नहीं पाऊंगी, मैं हमेशा बैक स्टेज में साइड कैरेक्टर ही प्ले करती रहूंगी। जैसे तैसे पढ़ाई पूरी हुई। 12th क्लास में मेरे 87% मार्क्स आए। मैं कॉमर्स की स्टूडेंट थी। मैं अपने पिताजी के साथ उनके पुराने स्कूटर पर खालसा कॉलेज गई एडमिशन के लिए। कॉमर्स का बच्चा, बीकॉम ऑनर्स ऑब्वियस सी चॉइस है। कॉलेज में गए, खालसा कॉलेज ने बोला, आपके मार्क्स तो ठीक हैं, आप क्वालिफाई तो करते हो, लेकिन ऐसा करिए एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाइए। हम बाहर आए, स्कूटर पर पापा ने जैसे ही यू टर्न लिया, पुराना स्कूटर था, क्लच की तार वहीं टूट गई। अब क्लच की तार टूटी, पापा ने बोला, ये भी तो एक कॉलेज है, यहीं पूछ लेते हैं यहाँ क्या हो रहा है। देखा तो वहाँ मिरांडा हाउस था। हम अंदर चले गए। अंदर जाके पता लगा कॉमर्स तो है ही नहीं, या तो यहाँ साइंस है या आर्ट्स है। मैथ्स ऑनर्स ले लो या इकोनॉमिक्स ऑनर्स ले लो। मैंने बोला चलो फिर इकोनॉमिक्स ऑनर्स ले लेते हैं। पापा ने कहा एक सीट तो पक्की कर लो, बाद में सीट ना मिली तो। मुझे लगा बात तो ठीक है। पापा ने पैसे जमा कराए, हमने एडमिशन ले लिया। बाहर आए, स्कूटर के क्लच की तार ठीक कराई, जैसे तैसे घर पहुंचे। घर आके पापा ने बोला अब एडमिशन तो हो ही गया, छोड़ो मेडिकल सर्टिफिकेट। मैंने कहा ठीक है। अब मज़ेदार बात देखिए, इतनी सिंपल फैमिली थी, ना माँ बाप को पता था कि बच्चे को क्या करना है, ना मुझे पता था। बीकॉम ऑनर्स करनी है या इकोनॉमिक्स ऑनर्स करनी है, कुछ ही करा दो, कोई फ़र्क नहीं।
अब असली कहानी तब शुरू हुई जब अगले दिन फ़ोन आया कि मम्मी के मामा जी की तबीयत ख़राब है। अब हम वो पहुँचे हॉस्पिटल, मामी, मासी, मामा जी, नानी, भाई-बहन, मम्मी-पापा सब लोग पहुँचे। मम्मी ने वहाँ पर हालचाल पूछने के बाद बोला, मेघा का हमने इकोनॉमिक्स ऑनर्स में एडमिशन करा दिया। मम्मी के मामा जी तुरंत बोले, ये लड़की फेल हो जाएगी, मैं लिख के देता हूँ कि ये लड़की पक्का फेल हो जाएगी, इसे बीए पास में एडमिशन दिला दो। इट वॉज अ पब्लिक डिक्लेरेशन ऑफ माई फेलियर इन फ्रंट ऑफ पूरा खानदान। और मामा जी की बात में वैल्यू थी, कुछ तवज्जो थी। वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक हेड लाइब्रेरियन थे। उन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोर्सेज की काफ़ी नॉलेज थी। सभी रिश्तेदार उनकी बात को तवज्जो देते थे। सब बोलने लगे, बात तो ठीक ही कह रहे हैं, सबसे मुश्किल कोर्स है, बहुत लोग छोड़ देते हैं, लड़की फेल हो जाएगी, ऐसा करो एडमिशन बीए पास में ही करा दो। उस वक्त मैंने सबके सामने बोल दिया, मैं आप सबको करके दिखाऊंगी, मैं करके दिखाऊंगी इकोनॉमिक्स ऑनर्स। पर अंदर से जो मुझे महसूस हो रहा था वो सिर्फ मैं ही जानती थी। मैंने कह तो दिया, पर मेरा कॉन्फिडेंस एकदम लोएस्ट लेवल पे था। मुझे लगा अगर मैं सच में फेल हो गई फिर क्या होगा, माँ बाप को क्या शक्ल दिखाऊंगी, क्या बोलेंगे कि हाँ बताओ हमारी लड़की फेल हो गई, सारे खानदान बोलेगा कि ये लड़की फेल हो गई, देखो हमने तो कहा ही था। ऐसी टूटी हुई स्टेट में, ऐसे लोएस्ट कॉन्फिडेंस लेवल में 2001 जून में मैंने मिरांडा हाउस इकोनॉमिक्स ऑनर्स में कदम रखा। कॉलेज मिरांडा हाउस बहुत अच्छा था, स्कूल जैसा ही माहौल लगता था, टीचर्स अच्छा पढ़ाती थी, मुझे समझ भी आ रहा था। और मुझे इतनी हैरानी होती थी कि मुझे समझ कैसे आ रहे हैं, लोग तो बोलते हैं इसे समझ नहीं आना चाहिए, इतना मुश्किल कोर्स है। मैं सोचती कि कहीं एग्जाम में कुछ ऐसा आएगा क्या जो इससे फ़र्क है, कुछ तो मिसिंग है, ऐसे कैसे हो रहा है कि मुझे समझ में आ रहा है। रात को सोती तो मामा जी की भविष्यवाणी मेरे कानों में गूंजती थी कि मैं फेल ही हो जाऊंगी, क्या होगा। रात को सोते सोते डर के मारे उठ जाती थी। पर भगवान की कृपा थी कि फर्स्ट ईयर में एक प्रोफेसर मिली, प्रोफेसर मालविका मुखर्जी, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाती थी, छोटी सी हाइट की, साधारण सी दिखने वाली, पर बहुत ही प्यारी प्रोफेसर थी। बहुत प्यार से समझाती थी, सारे डाउट्स भी क्लियर करती थी। मैं थक जाती थी तो चॉकलेट भी खिलाती थी। उसने एक दिन मुझे अपने पास बिठाया और बोला, मेघा तुम एक अच्छी स्टूडेंट हो, अपना फोकस अच्छे से रखो, अच्छे से पढ़ाई करोगी तो तुम्हारे खूब अच्छे मार्क्स आएंगे, तुम एक सक्सेस को डिजर्व करती हो, तुम सेंटर स्टेज को डिजर्व करती हो। आंखों में आंसू आ गए और पहली बार ही लगा जीवन में कोई मिला है जिसको मेरी सक्सेस में इंटरेस्ट है, कोई जेन्युइनली इंटरेस्टेड है मेरे मार्क्स में, किसी को फर्क पड़ता है कि मैं क्या कर सकती हूँ। उनकी मोटिवेशन थी। और फिर मैंने सोचा बस अब तो पढ़ के दिखाना है। दिन रात पढ़ाई शुरू हो गई। 2 कमरे के घर में अलग से स्टडी रूम तो था नहीं, ड्राइंग रूम ही मेरा स्टडी रूम बना, डाइनिंग टेबल मेरा स्टडी टेबल, वहीं पर बैठकर पढ़ाई करती थी। अब डाइनिंग टेबल के बाहर वॉश बेसिन था। थक जाती थी रात को, मम्मी आकर बोलती थी सो जा सो जा, पर मैं नहीं उठती थी, काम पूरा करके ही उठती थी। तो जैसे ही कभी नींद आती थी बाहर वॉश बेसिन में जाकर मुंह धोती, वापस आती। ग्राउंड फ्लोर पे ताई जी की फैमिली रहती थी, उनकी बेटी मेरी बड़ी बहन सीए की तैयारी कर रही थी। अब रात भर जैसे ही पढ़ रही हूँ, नींद आ रही है, बाहर जाकर मुंह धोती और देखती, अरे बहन की तो लाइट जल रही है, वो अभी तक पढ़ रही है, मैं कैसे सो जाऊं। दोबारा ठंडे पानी से मुंह धोती और फिर पढ़ने बैठ जाती। ऐसा पढ़ाई का कंपटीशन सा चलता रहता था। लाइट भी बहुत जाती थी, फिर कैंडल लाइट में ही पढ़ते थे, पर छोड़ते नहीं थे पढ़ाई को। ऐसे माहौल में जब पढ़ाई करी और एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया, सबसे ज़्यादा सरप्राइज्ड अपने रिज़ल्ट को लेके मैं थी। मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स मिरांडा हाउस में टॉप किया था। जो लड़की नर्सरी से लेके 12th तक कभी टॉप नहीं करी, टॉप 3 में भी नहीं आई, वो अचानक कॉलेज में इकोनॉमिक्स ऑनर्स में मिरांडा हाउस में फर्स्ट आई। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। लेकिन कहानियाँ ख़त्म नहीं हुई। फाइनल ईयर से ही बच्चे आगे की तैयारी करनी शुरू कर देते थे। कुछ बच्चे एमबीए की तैयारी कर रहे हैं, कुछ कैट की तैयारी कर रहे हैं, कुछ आईएएस की कर रहे हैं, और काफ़ी बच्चे बाहर जाने का सोच रहे हैं।
मुझे भी एमबीए करना था, लेकिन एक-एक फॉर्म 1000 रुपए का फॉर्म था। मेरे पिताजी के पास इतने पैसे नहीं थे या मुझ में हिम्मत नहीं थी उनसे इतने पैसे माँगने की कि मैं 4-5 फॉर्म भरूँ, हज़ार-हज़ार रुपए के कोचिंग क्लास के लिए पैसे लूँ और कल को एडमिशन हो गया तो लाखों की फ़ीस लूँ। इतनी हिम्मत ना होने के कारण मैं बड़ी मायूस सी थी कि अब क्या करूँगी। तभी मेरी टीचर ने मुझे बोला, "तुम दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का फॉर्म क्यों नहीं भरती हो? तुम एमए इकोनॉमिक्स कर लो, फ़ीस भी 5000 की ही है वहाँ पूरे साल की।" दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का सिर्फ आज ही नहीं, उस ज़माने में भी बहुत बड़ा नाम होता था। पूरी इंडिया से लोग वहाँ पर अप्लाई करते थे। आधे लोग तो डर के मारे अप्लाई ही नहीं करते थे। 3-4 हज़ार लोग अप्लाई करते थे। 150 के करीब सीट होती थी। 60 सीटें आप समझ लीजिए जनरल कैटेगरी की। मतलब 2% से कम का सक्सेस रेट था। मुझे अभी तक अपने पे विश्वास नहीं था कि मैं डिज़र्व करती हूँ दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक पहुँचना। मैंने बड़ी इनोसेंटली अपनी प्रोफ़ेसर को पूछा, "क्या मेरा एडमिशन हो जाएगा? आपको लगता है?" मेरी प्रोफ़ेसर ने मुझे बोला, "तुम्हारा पक्का हो जाएगा। तुम्हारा नहीं होगा तो किसका होगा?" बस, उसकी बात सुनकर और भगवान का नाम लेकर मैंने फ़ॉर्म भर दिया। फिर शुरू हो गई दिन-रात की पढ़ाई। डाइनिंग टेबल के साथ में जो फ्रिज था, वहाँ पर मैंने अपने रजिस्टर से एक कागज़ काटा। अगर आपको याद हो, महाभारत में जब अर्जुन द्रौपदी के स्वयंवर के लिए जाते हैं, तो एक मछली की आँख पर उन्हें निशाना लगाना होता है। उन्हें सिर्फ़ मछली की आँख दिखती है जल में, ना उन्हें मछली दिखती है, ना पेड़ का रिफ्लेक्शन दिखता है, ना कुछ और दिखता है। मैंने मछली बनाई, उसकी एक आँख बनाई, यहाँ पे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की एंट्रेंस लिखा और एरो लगाया मछली की आँख पर। वो रजिस्टर का कागज़ मैंने अपने फ्रिज पे चिपकाया। वो मेरा ज़िंदगी का पहला विज़न बोर्ड था। तब मुझे विज़न बोर्ड का मतलब भी नहीं पता था। पर जैसे अर्जुन को सिर्फ़ मछली की आँख दिख रही होती थी, वैसे ही मुझे दिन-रात सिर्फ़ अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम दिख रहा होता था। क्या खाना है, क्या पीना है, पहनना, नहाना, किसी बात से कोई लेना-देना नहीं। बस दिन-रात अपनी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी। इसी तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी करी, अब एग्ज़ाम का पेपर देने बैठे। जिस दिन पेपर देने बैठे, तो देखा 10 साल पुराना पैटर्न एकदम चेंज हो गया। जिस सैंपल पेपर के हिसाब से पूरी तैयारी करी थी, उसमें से एक सवाल भी नहीं, पूरा पैटर्न ही चेंज है। भगवान को नाम लिया, जैसे-तैसे अपने आप को कंपोज़ करके वो 3 घंटे का पेपर निपटाया। पेपर निपटा के घर आते ही रोना-धोना शुरू। 2 दिन रो-रो के मेरी आँखें सूज गईं, खाना भी नहीं खाया। माँ-बाप बोलते जा रहे हैं, "बेटा कुछ तो खा लो, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं।" पर मुझे लगा आज मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। मेरे पास कोई बैकअप प्लान नहीं था। मैंने और कोई फ़ॉर्म नहीं भरा था और मुझे आज के ज़माने की तरह कुछ नहीं पता था कि एक चीज़ नहीं होगी तो कोई और भी ऑप्शन है। मैं दिन-रात रोती रहती, परेशान। मुझे सबसे ज़्यादा डर ये था कि मैं अपनी टीचर को क्या शक्ल दिखाऊँगी? उसने जिसने इतना विश्वास करके मुझे बोला कि तुम डिज़र्व करती हो, तुम्हारा तो हो ही जाएगा, उसे मैं क्या बोलूँगी कि मेरा एडमिशन ही नहीं हुआ? किसी तरह रिज़ल्ट आया और पता लगा जी मेरा एंट्रेंस क्लियर हो गया। इस बीच मैं भूल गई आपको बताना, रिश्ते आने शुरू हो गए थे। मेरी माँ मुझे फ़ोटो दिखा रही है कि ये देखो ये लड़का, ये इतना कमाता है, इसकी दुकान है अपनी, नहीं हुआ एडमिशन तो कोई बात नहीं, तुम इससे शादी कर लेना। मुझे लगा ये तो पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। पर रिज़ल्ट आया, भगवान की कृपा से मेरा एडमिशन हो गया था। इट वाज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट इन माय लाइफ़। उसके उस दिन मुझे लगा आज मैं एक्चुअली में कुछ डिज़र्व करती हूँ। आज मैं बैक स्टेज से सेंटर स्टेज पर आने के काबिल बनी हूँ। जनवरी 2006 में वहीं पर ही कैंपस प्लेसमेंट हो गई आईसीआईसीआई बैंक में। ऑफ़र लेटर हाथ में देखी तो उसमें लिखा था 40,000 रुपए महीना सैलरी। उस ज़माने में 40,000 ना मैंने कभी सुने थे, ना कभी देखे थे। वो मेरी वो मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ थी। सबसे पहली चीज़ जो मेरे मन में आई थी 40,000 रुपए मैं कभी खर्च भी कैसे करूँगी? और जब मैंने वो ऑफ़र लेटर घर में दिखाई, तो मेरे माँ-बाप बहुत खुश हुए, मेरा भाई बहुत खुश हुआ। शादी के बाद भी ज़िंदगी में बहुत उतार-चढ़ाव आते हैं, आप सबकी ज़िंदगी में आए हैं, कोई नई बात नहीं है। और एक इंडियन फैमिली में एक्सपेक्ट किया जाता है कि लड़की ज़्यादा एडजस्ट करेगी। इतना मैटर नहीं करता कि वो जॉब करती है कि क्या करती है। तो वैसा ही मेरे साथ भी सेम वैसा ही हुआ, कुछ इतना डिफरेंट नहीं था। लेकिन अब मैं पहले जैसी
जो 18 साल की, 12 साल की, बिल्कुल शेकी, कॉन्फिडेंस वाली लड़की नहीं थी। धीरे, धीरे, धीरे मेरे कॉन्फिडेंस में थैंक्स टू माय टीचर और मेरे एक सेल्फ बिलीफ में इम्प्रूवमेंट थी। तो मैं भगवान का नाम लेकर अपने आप को समझाते हुए कि मैं भी डिज़र्व करती हूँ सक्सेस, मैं भी डिज़र्व करती हूँ एक सीट ऑन द टेबल, मैं भी डिज़र्व करती हूँ इक्वल राइट्स, ये सोचते हुए मैं आगे बढ़ती चली गई। मेरी 10 साल की बेटी है और मेरा लाइफ में एक मेजर एम ये रहता है कि उसको कभी ना लगे कि वो बैक स्टेज पर कुछ एक इनविजिबल सा रोल प्ले कर रही है। उसे लगना चाहिए कि वो डिजर्व करती है, वो उसके लिए सक्सेस इजी है और वो स्पॉटलाइट पर ही रहेगी। जोश आज भी कायम है कि सफलता पर आगे कैसे चलते रहें, अभी भी जर्नी आगे की चल रही है। ऐसा नहीं लगता है कि बस अब आज अचीव हो गया है, स्पॉटलाइट बड़ी से बड़ी और दिखती है, कैनवस लगता है और कैसे बड़े से बड़ा बनाया जाए। चलिए रैप अप करते हैं। याद है आपको हमने शुरुआत कैसे करी थी? शाहरुख खान को, बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार को बैक स्टेज पर एक साइड कैरेक्टर के रूप में देखते हुए। आपने देखा कि मैं भी कैसे एक साइड कैरेक्टर और एक इनविजिबल सा रोल प्ले कर रही थी। लेकिन अगर मेरी स्टोरी आपको ये दिखाती है कि मैं स्पॉटलाइट पर आ सकती हूँ, बैक स्टेज से सेंटर स्टेज पर आ सकती हूँ, तो फिर आप भी आ सकते हैं। ज़रा आंखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए अपने आप को 2 साल बाद, और आप देखिए कि अब आप साइड में, पीछे, कोई सेंटर, कोई बैक स्टेज में छुपा हुआ रोल नहीं प्ले कर रहे, बट आप अपनी कहानी के हीरो हैं। अपनी कहानी में अब आप जीतने के लिए तैयार हैं और आप सेंटर स्टेज पर हैं। कैसा लगा आपको? अब आप मुझे बताइए कि वो सेंटर स्टेज वाले इस फ्यूचर पे जाने के लिए तैयार हैं आप? अगर आप तैयार हैं तो उसके लिए हमें कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। ये मेरा चैलेंज है आपको। सबसे पहले आप उस टाइम को याद कीजिए जब आप सबसे ज़्यादा इनविजिबल फील कर रहे हो। उस दर्द को आप अपनी ताकत बनाइए। दूसरा, आप अपना एक पर्पल काउ फैक्टर आइडेंटिफाई करिए। कुछ भी चीज़ ऐसी जो आपको दुनिया से अलग दिखाती है, जो भी आपको दूसरों से खास बनाती है। तीसरा, अब आप अगले 24 घंटे में कोई एक ऐसा काम करिए जिससे आपको डर लग रहा है करने में, लेकिन आपको पता है कि वो आपको सेंटर स्टेज पे लाने में मदद करेगा। मेरी साइड स्टेज से सेंटर स्टेज पे आने की जर्नी प्रूव करती है कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये आपकी कहानी है। तो फिर आप तैयार हैं अपनी सेंटर स्टेज वाली लाइफ स्टोरी में आने के लिए, शाहरुख खान की तरह खुले हाथ में दुनिया को जीतने के लिए? मैं वेट कर रही हूँ आपकी स्टोरी का। कभी कभी हम अपनी काबिलियत भूल जाते हैं। घर के काम के साथ अपना करियर भी बनाया जा सकता है, बस जरूरत होती है थोड़े गाइडेंस की। जोश टॉक्स जॉब्स फॉर वुमेन एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमें एक्सपर्ट ट्रेनिंग, मेंटोरशिप और जॉब अपॉर्चुनिटीज का एक्सेस देता है। इमेजिन करिए एक ऐसा लाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम जो सिर्फ हमारे लिए डिजाइन किया गया है, जहां एक्सपर्ट्स हमें गाइड करेंगे बिल्कुल बेसिक से। इस प्रोग्राम में हम एक सफर शुरू करेंगे जहां हमें जॉब मार्केट और जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में सीखने का मौका मिलेगा। हम सीखेंगे प्रोफेशनल कम्युनिकेशन से लेकर रिज्यूमे बनाने तक, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग से लेकर इंटरव्यू प्रिपरेशन तक, जो हमें सिर्फ आज के लिए ही नहीं बल्कि पूरी जिंदगी के लिए जॉब रेडी बनाएगा। जिनको सीखने के बाद हमें मिलेंगी रेलेवेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज का एक्सेस, जिससे हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ अपना कदम आगे बढ़ा पाएंगे। तो चलिए डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए फॉर्म को फिल करते हैं और जोश की टीम हमसे जल्द कनेक्ट करेगी। मिलते हैं सक्सेस के रास्ते पर।